हम्म, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने इस जगह तक देख लिया था, ये सारी चीज जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, जो कि हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, जिसमें कि हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस वगैरह किए थे। ठीक है, इसमें भी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, हमें तो बस एप्लीकेशन की जरूरत है। और तुम्हें मैथ्स में वापस से इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में क्या होता है, वैल्यू निकल के नहीं आता है। अब हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, हमें वैल्यू निकल करके आएगा, इसका पर्टिकुलर वैल्यू क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसको इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, तो ऐसा भी इसको बोला जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जो चीज हम लोग पहले देखते थे एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इस जगह पे पुट करा जाता है लिमिट ए एंड बी। अब ध्यान दो कि ए को क्या बोला जाता है। ए को बोला जाता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लोअर लिमिट। और ऑफ कोर्स ये क्या बन जाएगा, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डालने का मतलब ये हो गया कि तुम अब इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना चाहते हो। और एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है। और dx क्या है हमारा, dx इज द वेरिएबल, या फिर इंटीग्रल वेरिएबल, इंटीग्रल वेरिएबल। तो ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल होगा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस टाइप के एग्जांपल पहले ले लेता हूँ, फिर समझ में आएगा तुम्हें अच्छे तरीके से। लेट्स से कि हमें क्वेश्चन दिया गया, लेट्स से एग्जांपल कि y is a function of x which is x cube 3x cube प्लस 2। ठीक है, ये फंक्शन दिया गया। तो पूछा गया फाइंड, समझना अच्छे तरीके से, फाइंड इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से 1, इसका वैल्यू कितना होगा, ये मुझे निकालने के लिए बोला गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नॉर्मल वे में इंटीग्रेट करेंगे, और इसको मैं अभी प्रॉपर वे में करके बताऊंगा। फिर हम लोग सारे पार्ट स्किप करके डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखा करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx from 0 to 1 is equals to इंटीग्रेशन 0 to 1, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, डेट इज 3x² प्लस 2 dx। और अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सर क्यूब है बोलो। क्यूब। ओके ओके ओके, सही बता दिया तुमने, क्यूब है, 3x³ प्लस 2 है। तो 3x³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3x³ का इंटीग्रेशन होगा 3x⁻⁴ फोर। 4/4, है ना, प्लस ये हो जाएगा 2x। और ये तुमने इंटीग्रेट कर दिया,
और साथ ही साथ देखो इस जगह पे एक सी भी आता है। हम लोग कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑलवेज आता ही आता है। तो ये है हमारा नया फंक्शन, और इस नए फंक्शन में एक बार 0 वैल्यू पुट करना और एक बार ऊपर 1 वैल्यू पुट करना। दिस इज अपर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है। अपर लिमिट का वैल्यू जो भी आएगा मैं इसमें लिखूंगा। तो 1 पुट करो, कितना आ रहा है? 1 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस ऑफ सी। अब माइनस करूंगा, ये कि इसका वैल्यू था अपर लिमिट का। अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा। लोअर लिमिट कितना है? 0। ये हो जाएगा 3 0 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऑफ 2 इंटू 0 प्लस सी। ये हो गया हमारा लोअर लिमिट वाला वैल्यू। तो हमेशा याद रखना, पहले अपर लिमिट आता है, उसके बाद माइनस होता है बीच में, फिर आता है लोअर लिमिट का वैल्यू। अब जब इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2 प्लस ऑफ सी, और अंदर कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस सी। अच्छा, एक बात यहाँ से तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू कुछ भी रहे, सी तो हमेशा कैंसिल आउट होना ही होना है कि नहीं? क्योंकि ये सी तो ऑलवेज दोनों जगह पे मिलेगा, अपर लिमिट के वैल्यूज में और लोअर लिमिट के वैल्यूज में। तो सी तो ऑलवेज कैंसिल आउट होगा ही होगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे सी को पुट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 2x लिख देते हैं, बस इतना सही करते हैं। तो चलो अब आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3/4 प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू 11/4 आंसर। बातें समझ में आई क्या सबको? हाँ सर। है ना? तो ऊपर जो मैंने चीजें लिखा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन, मान लो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी एक्स। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स होगा। तो ये मैंने लिखा जी ऑफ एक्स, और फिर लिमिट लगाया ए से बी। फिर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट, तो जी ऑफ बी हो जाएगा, और माइनस अब लोअर लिमिट जी ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो मैंने सी नहीं लिखा है, सी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। है ना? चलो अब आगे हम लोग करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, तो तुम अटेम्प्ट करो, फिर मुझे बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है that y is equals to f of x is equals to 2x plus 3। तो f of x का इंटीग्रेशन करना है तुम्हें 1 से लेकर के 2 तक। सॉल्व करके बताओ सर दिया। 6। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया मैंने पहले बार। तो इंटीग्रेशन f of x dx अगर लिखा हुआ है फ्रॉम 1 से 2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2x+3 dx का इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक। तो ये हो जाएगा 2x² बाय 2 प्लस ऑफ 3x, और लिमिट पुट करेंगे इसमें, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट कर लो, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंटू 2। और फिर अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट करेंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लेना बस। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस 6 माइनस ऑफ 1 प्लस 3। तो 10 में से 4 जाएगा, आंसर आएगा 6। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। अच्छा मतलब थोड़ा सा इससे मतलब टफ। तो क्वेश्चन दिया गया
y is equals to 1 upon x plus 4। ठीक है, आ गया फाइंड इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम 2 to 3। सॉल्व करो। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, लास्ट टाइम अगर तुम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा हो तो ax प्लस बी का जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ln ऑफ ax प्लस बी आता है और साथ ही साथ 1 अपॉन ए आता है, बराबर है। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम 2 से 3, इंटीग्रेशन 2 to 3 1 बाय x प्लस 4 dx। तो ये हो जाएगा ln x प्लस 4 और लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 2 to 3। ये हो जाएगा ln 3 प्लस 4 माइनस ln 2 प्लस 4। तो ये हो जाएगा ln 7 माइनस ln 6। तो इसको हम लोग ln 7/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx फ्रॉम 0 to π/2। तो अब इस क्वेश्चन में इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस x। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अब स्टेप्स नहीं लिखूंगा। माइनस कॉस x और लिमिट पुट करूंगा फ्रॉम 0 to π/2। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करा, माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ, अब लोअर लिमिट पुट करूंगा माइनस कॉस 0। तो कॉस π/2 कितना होता है, 0। कॉस 90 0 होता है ना, और कॉस 0 कितना होता है, 1। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा फ्रॉम π/2। इस जगह पे सिंपल सा, सबसे पहले इसको cos को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो cos का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin थीटा, और इसमें लिमिट पुट कर लेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, π/2 से पाई तक जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस ऑफ साइन π/2। तो ये टर्म तो हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, 1। ये आएगा 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2। इन दोनों को करो। चलो देखते हैं अब इसको। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो साइन थीटा इस जगह पे दिया हुआ है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, विच इज कॉस थीटा, माइनस में, और लिमिट पुट करेंगे माइनस π/2 से π/2। जब इस वैल्यूज को पुट करा तो पहले माइनस ऑफ कॉस थीटा है, तो कॉस π/2 अपर लिमिट, माइनस ऑफ माइनस कॉस माइनस π/2, ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा, ये π/2 कितना होता है, 0। और माइनस थीटा होता है जब भी कॉस माइनस थीटा, तो उसको क्या लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली, कॉस थीटा लिख लेते हैं। थीटा। तो इसको भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 0। अब इधर सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा में पुट करूंगा मैं लिमिट
ऐसा, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 और माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस बाहर निकल जाता है और साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2। समझ में आएगा सबको? ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हो सकती है। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बिल्कुल आता ही आता है, क्योंकि वैल्यूज पुट करना इज नॉट ए टफ टास्क। तो अब आगे हमें इसका एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ, दैट इज, अगर हमारे पास वेलोसिटी वगैरह गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह गिवन है, तो उससे हम लोग क्या निकाल पाते थे? जैसे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता था मुझे? इस चीज को हमेशा वेलोसिटी। याद। वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करते थे तो हमें मिलता था वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था मुझे? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। तो ये हमने क्या काम करा? डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी और डी बाई डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या चीज है? जस्ट इसका अपोजिट वाला काम। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? वेलोसिटी, वेलोसिटी। है ना? और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलना चाहिए मुझे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, डेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी। ठीक है क्या? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा। और यहाँ ये क्या चीज लिखा गया था? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी था, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी था। तो तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन वाला याद है तो इंटीग्रेशन वाला भी याद आ जाएगा। कैसे याद आएगा? देखो, dt को इस तरफ सेंड कर लो तो क्या वी डी टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी एक्स हो जाएगा। और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो तो dx का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा? x इंटीग्रेशन वी डी टी। सेम वे में इसको भी बोल सकते हैं, dt को a के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो a dt हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी। अब क्योंकि लिमिट वगैरह पुट करा है तो ये x नहीं निकलेगा, मुझे डेल्टा x निकलेगा, और v नहीं लगेगा, ये डेल्टा v निकलेगा। खैर, इसके बारे में तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चंस वगैरह इस पे करेंगे तब। जब लिमिट वगैरह पुट करते हैं तो ये डेल्टा v निकल कर क्या आता है। खैर, ये फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है दैट velocity as a function of time is given by 2t plus 1. This is velocity as a function of time. तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। तो टी ये दो स्क्वायर प्लस क्वेश्चन, टी और 2। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ। तो क्योंकि मैंने सिंपल क्वेश्चन दिए हैं तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन वीडीटी करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन 2t प्लस 1 dt, सिंपल साइज फंक्शन का इंटीग्रेट कर लिया तो 2t² बाई 2 प्लस ऑफ टी प्लस ऑफ सी, एक कांस्टेंट हमेशा आएगा। ठीक है, जनरली हम लोग सी को जीरो ले लेते हैं, कुछ गिवन नहीं होता है तो सी को जीरो ले लिया जाता है। तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया t² प्लस टी प्लस ऑफ सी, और सी का वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है अगर गिवन नहीं है तो। अब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी दे रखा है तुम्हें, वेलोसिटी कितना दिया है? 2t प्लस 1।
इसको डिफरेंशिएट कर लो तो कितना आ जाएगा 2। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया सबको? हाँ अब एक सर। और क्वेश्चन इस पे करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया कि द एक्सेलरेशन of a particle is 4 meter per second square and it started moving in positive x direction from origin. Then The find acceleration of क्या लिखा है? acceleration of a particle is 4 meter per second square and find the position of the particle as a function of time. ठीक है, सॉल्व करो उसको। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उस चीज को लिखना ए मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब ये है उसका पोजीशन था 0। और दूसरा चीज ये भी है कि उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्ट किया है, स्टार्टेड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इसी डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं वेलोसिटी क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन 4 dt। 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4t+c। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया तुम्हारा 4t+c। अब मुझे c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो c का वैल्यू निकालने के लिए एक मुझे ये चीज दे रखा है कि जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या था? 0। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 था तो मैं पुट कर लेता हूँ। तो वेलोसिटी वाज 0, टाइम था 0, तो c का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 0। तो अब मेरा v फाइनल इक्वेशन बना सिर्फ 4t। ठीक है क्या? दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन चाहिए, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। तो 4t dt, और ये x होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? 4t² बाय 2 प्लस ऑफ सी, विच इज 2t² + c। x आया। तो मुझे c का भी तो वैल्यू निकालना है। अब c का वैल्यू निकालने के लिए एक इनिशियल कंडीशन दे रखा है कि जब टाइम 0 था उस समय पोजीशन क्या था? ऑरिजिन, विच मतलब कि x इज इक्वल टू 0 था। तो इन दोनों वैल्यू को मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। x कितना? 0। टाइम कितना? 0। c का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो 0। इसलिए x आ जाएगा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t²। बस ये आंसर आएगा। समझ में आया क्या c हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? अब तुम लोग एक क्वेश्चन को करके बताओ फिर, अगर तुम्हें पता चल गया तो। A particle started moving in positive x direction from x is equals to 1 with the speed of 10 meter per second. Its acceleration was in negative x direction
with 4 meter per second square. Then find position as a function of time. दूसरा displacement as a function of time. सॉल्व करो। तो देखो, सबसे पहले मुझे मांगा है पोजीशन एंड देन डिस्प्लेसमेंट। पहले बता देता हूँ, 3 क्वांटिटी होती है। एक होता है हमारा पोजीशन, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा होता है डिस्टेंस। ये तीनों अलग होता है, तीनों अलग चीज होते हैं, कोई भी तीनों में से सेम नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन पे चीजें सेम हो सकती है। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम का जो फंक्शन होगा सब कुछ सेम हो सकता है, कुछ कुछ कंडीशन पे हो सकते हैं। तो जब हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह अच्छे तरीके से करेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले अपन समझते हैं कि हमें कंडीशन क्या दिया गया। बोला गया कि पार्टिकल स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 पे था। और पार्टिकल किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया मूव करना? इस डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से, कितना दिया है? 10 10 मीटर। मीटर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट किया। डेट मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी इतनी थी, लेकिन इसका रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग एक्सेलरेशन को लिखा है इस तरीके से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसमें माइनस साइन मुझे लगाना पड़ेगा। अगर किसी ने माइनस नहीं लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो या तो तुम इस तरीके से कर लो, डीवी को इस तरफ सेंड कर दिया मैंने, सॉरी मतलब डीटी को इस तरफ सेंड कर लिया और फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया। या फिर तुम इस तरीके से सोच लो कि इंटीग्रेशन ए डी टी क्या मिलता है मुझे? वेलोसिटी। तो ए का वैल्यू पुट कर लिया -4, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -4 इंटू टी प्लस ऑफ सी आएगा। ये चीज तो भूल ही नहीं सकते हैं कि सी नहीं देना है, सी देना है। अब यहाँ पे काम आएगा इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या बोला है? जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 10 था, तो t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 10। वैल्यू पुट करो, 10 इज इक्वल टू -4 इंटू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो इधर से मेरे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया, विच इज 4t प्लस ऑफ 10। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है वेलोसिटी को, -4t प्लस 10 dt। तो -4t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4t स्क्वायर बाई 2 विच इज 2t स्क्वायर माइनस में, और 10 का इंटीग्रेशन 10t प्लस ऑफ c। ये मुझे x मिला है। अब इस x को तुम्हें क्या बनाना है, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें डिस्टेंस बनाना है, डिस्प्लेसमेंट बनाना है, या फिर पोजीशन बनाना है। सबसे पहले चीज कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे ऑलवेज 0 ही होता है। t इज इक्वल टू 0 पे ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। दूसरा चीज, पोजीशन के लिए तुम्हें t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन गिवन होगा। तो यहाँ पे पोजीशन क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 1 दे रखा है। और डिस्टेंस के लिए t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस ऑलवेज 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ते जाता है, कभी घटता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कभी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, पोजीशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये डिफरेंसेस हैं डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एंड डिस्टेंस। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं चलता है
कि क्या डिफरेंस है और इसको कैसे हम लोग समझें। इसके क्वेश्चंस और ज्यादा हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में करेंगे। तो अभी मैंने एक छोटा सा चीज समझा दिया तुम्हें। तो मुझे क्या निकालना है? पोजीशन। तो पोजीशन के लिए जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या था? 1 था। सेटिस्फाई करा लो। x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -2 0 प्लस 10 0 प्लस c। तो c कितना आ जाएगा? 1। तो अब मेरा फंक्शन आ गया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम -2t² प्लस 10t और प्लस ऑफ 1। ये आ गया आंसर। एक्स है, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, जो भी चीज है c उसमें 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2t² प्लस 10t। ये आएगा आंसर। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें एक और एप्लीकेशन आता है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? मान डिस्प्लेसमेंट। लो हमारे पास कोई फंक्शन है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है। तो उसका ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो फंक्शन क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो उसका कर्व मुझे मिलेगा, है ना? कैसा भी कर्व हो सकता है, मान लो कि ऐसा ही कर्व है, मान लेते हैं अपन अभी के लिए। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है? फ्रॉम x इज इक्वल टू a, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। और एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व तो पूरा नीचे तक जाएगा, लेकिन एरिया अंडर द कर्व का मतलब बस इतना सा हो गया कि एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस। एरिया अंडर कर्व का मतलब हो गया एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस। अब ये एक्सिस तुम्हारा एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है। अगर एरिया अंडर द कर्व बोला जाए तो एक्स एक्सिस पे भी लिया जा सकता है एरिया, और वाई एक्सिस पे भी लिया जा सकता है एरिया। तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, दिस एरिया is basically equals to integration of f of x dx from a to b। अब इस चीज को याद कर लो तुम लोग कि ये ऐसा होता है। कैसे होता है मैं चाहूँ तो बताऊं, पता नहीं तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं। तो क्या होता है, लोअर लिमिट है तुम्हारा ये, अपर लिमिट है बी। दिस इज लोअर लिमिट। मतलब तुम्हें इस फंक्शन का एरिया निकालना है। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है उसका एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक जानना है। तो ए हो जाएगा तुम्हारा लोअर लिमिट और बी हो जाएगा तुम्हारा अपर लिमिट। और इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का एरिया निकाल सकते हैं। और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर 12 तो है ही, मैथ्स वहां पर आ ही जाएगा, तुम्हें वापस से समझ लेना। ठीक है, देखो। तो मान लो हमारे पास ये है वाई एक्सेस और ये है एक्स एक्सेस और ये है कर्व। ये हर एक जगह तो नहीं समझाया जाएगा, तो तुम लोग ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे गया, किसी भी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे गया और इस जगह पे जाकर के मैंने एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप लिया।
dx थिकनेस का, और इतना छोटा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना छोटा है। हेयर के थिकनेस से भी 1000 टाइम्स छोटा, उससे भी छोटा मान सकते हो तुम। तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, और इसका थिकनेस कितना है, dx। मुझे कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए, मुझे x इज इक्वल्स टू ए से लेकर के x इज इक्वल्स टू बी तक एरिया चाहिए, x इज इक्वल्स टू बी तक एरिया चाहिए। तो सिंपल सा, अगर मैं इस छोटे से बिल्कुल थिन सा स्लैब का या फिर रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया देखो तो कितना होगा। यहाँ पे ये जो कर्व होगा, ये बेसिकली कैसा होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया होगा, इसको अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो उसको जूम करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा तुम्हें, एक ऐसा दिखेगा रेक्टेंगल की तरह। और ये कितना होगा लेंथ, ये होगा y, दिस विल बी y। तो क्या इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अरे बोलो, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल होता है, ये लेंथ है तुम्हारा a और ये लेंथ है b, तो एरिया कितना लिखते हैं हम लोग, a इंटू बी, है ना। और a तुम्हारा क्या है, dx है, b क्या तुम्हारा है, y है। तो वैल्यूज को पुट करो, देखो कितना आ रहा है, y इंटू डी एक्स। तो दिस इज एरिया। लेकिन एरिया भी बहुत छोटा होगा, बहुत का मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। तो एरिया बहुत ज्यादा छोटा है तो मैं इसको डी ए लिखूंगा। डी क्यों, कोई भी चीज छोटा होता है तो डी से डिनोट करते हैं। और ये हो जाएगा हमारा y इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐड करता है चीजों को। इंटीग्रेशन ऐड करता है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट जाएगा फ्रॉम ए से बी तक। मुझे कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, ए से लेकर के बी तक मुझे ऐड करना है चीजों को। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये छोटा 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 एरिया लेगा। वो पहले क्या करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए के पास आएगा, और एक्स इज इक्वल्स टू ए के पास आकर के एक छोटा सा एरिया लेगा, ये छोटा सा एरिया बनाएगा। और इसका एरिया निकल जाएगा डी ए 1। फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ करके फिर एक और एरिया लेगा, इसका एरिया निकाल लेगा वो डी ए 2। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, और फिर आगे बढ़ करके फिर इसका भी एरिया निकालेगा, तो इसका एरिया आ जाएगा डी ए 3। इस तरीके से वो हर एक का एरिया निकालेगा जब तक कि वो बी तक ना पहुंच जाए। और जितने सारे एरिया मिलेंगे उन सभी को वो ऐड कर लेगा, तो मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। तो यही काम है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या करता है, एडिशन करता है, छोटे छोटे एडिशन। समेशन क्या करता है, बड़ा बड़ा एडिशन। लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी का एडिशन। तो ये जो डी ए है वो क्या है, बेसिकली डी ए 1 प्लस डी ए 2 प्लस डी ए 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये तुम्हें दे देगा एरिया। तो दिस विल बी एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम a टू b। और y का वैल्यू तुम पुट कर लो, y का वैल्यू पुट कर लो, तो एरिया क्या निकल गया, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक समझ में आना चाहिए सबको, है ना। हाँ सर समझा। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। हाँ तो सर। ये एरिया हमारा, लेकिन ये एरिया एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में है। तो मैं इस जगह पे लिखूंगा एरिया विथ एक्स एक्सिस। इसके लिए हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। और अगर तुमसे बोला जाए कि नहीं तुम एरिया एक्स के साथ ना मत निकालो, वाई एक्सिस के साथ निकालो, एरिया विथ वाई एक्सिस, तो उसके लिए ये y की जगह पे लिखूंगा x, और dx हो जाएगा तुम्हारा dy। बोलने का मतलब ये हो गया कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज कर्व।
तो वाई एक्सिस से मुझे एरिया बोला गया, तो ये एरिया होगा। दिस एरिया को ये डिनोट करेगा। y का वैल्यू फ्रॉम a से b तक जा सकता है, तो लिमिट भी पुट कर लेना a से b तक। ये a से b अलग, तो a से नहीं b तक नहीं, c से d कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे। c से d तक, दिस इज फ्रॉम c टू d। क्लियर? और ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये एरिया x के साथ और ये एरिया y के साथ इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये बात जान लो। कंपलसरी नहीं है लेकिन। किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया सबको? अब एक क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ। y इज इक्वल्स टू दे रखा है x, देन फाइंड एरिया फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 2 टू x इज इक्वल्स टू 4। x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व विथ x एक्सिस निकालो। तो इस जगह पे एक कर्व दिया गया है, एक्स एक्सिस बना लेता हूँ मैं पहले, और इसको मैं दो तरीके से करके बताऊंगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, और क्योंकि स्लोप 1 है मतलब एंगल 45 डिग्री है, और इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये एरिया चाहिए मुझे, ये एरिया। तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन y dx, दिस विल बी द एरिया। y का वैल्यू कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा dx फ्रॉम 2 टू 4, और x का वैल्यू, सॉरी मतलब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 टू 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कितना आ रहा आंसर? 6 6 आ रहा है ना? अब इसका दूसरा तरीका क्या है, ये ट्रेपेजियम। अगर तुम, हाँ, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एंड दिस इज 4। कितना आ रहा है बताओ? 6 ही आ रहा है इसमें से भी। 6 आएगा, और ये आएगा 2, तो ये आंसर आएगा 6। इसका मतलब जो ऊपर हमने इंटीग्रेशन करा वो प्रोसेस बिल्कुल सही है, उस तरीके से करने पे हमें जो आंसर मिलता है वो सही मिलता है, हाँ या ना? तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा अब एरिया अंडर द कर्व जो हम लोगों ने देखा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको हम लोग याद रखेंगे और काफी ज्यादा यूजफुल है। मतलब जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे फिजिक्स में, तो ये काफी ज्यादा काम आता है, और मैं इसको बार बार यूज करूंगा, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम लोग को भी आना चाहिए। साइन थीटा का कर्व कैसा होता है? साइन एक्स का कर्व बोलो या साइन थीटा का? सभी को पता है क्या? एफ इस, की तरह। है ना, इस टाइप से होता है, ये बढ़िया सा सांप है ना, ये ऐसे चलते जाएगा। और नेगेटिव एक्स में भी ऐसा ही होता है, और ये सिमेट्रिकल होता है, ये जितनी भी चीजें सिमेट्रिकल होता है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा को, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, एरिया निकाल रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक का एरिया मैंने निकाला। तो अगर 0 से पाई बाई 2 तक इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आता है, निकाल के बताया था लास्ट टाइम, कितना आया था बताओ जल्दी से। इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 टू पाई बाई 2, अरे बोलो। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऊपर किया, 1। 1 आया, है ना? 1 आया था। इसका मतलब ये है कि इसका जो एरिया है ना,
ये जो एरिया है ये एरिया 1 है। तो क्योंकि हर एक पार्ट आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है और रिपीट हो रहा है, तो ये एरिया भी कितना होगा, 1 होगा। तो अब से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जितना भी एरिया है ये सभी मैग्नीट्यूड में कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। दिस इज इन मैग्नीट्यूड 2। दूसरा चीज ये है कि जो ऊपर के डायरेक्शन में एरिया होता है इंटीग्रेशन उसको पॉजिटिव लेता है, और जो एरिया नीचे है उसे नेगेटिव लेता है। तो मान लो कि ये इस टाइप से सिचुएशन है, तो इस एरिया को इंटीग्रेशन बोलेगा कि +2 है, और नीचे वाले एरिया को इंटीग्रेशन क्या बोलेगा, -2 है। बात क्लियर, समझ में आया या नहीं आया? तो एरिया एवब एवब x axis is taken as positive and area below negative x-axis is taken as negative। इसे नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये sin x का कर्व हो गया। अब cos x का देखते हैं हम लोग। तो हमें ये चीज याद रखना है, cos x वाले में क्या है, cos x अगर ग्राफ होगा तो वो भी तो sin x के जैसा ही दिखता है, वेव बट होगा। थोड़ा, हाँ, ये cos x x, उसका ये क्रस्ट वाई एक्सिस पे। आ, ये ऐसा होगा, है ना। और ये चीज रिपीट करते जाएगा, इधर भी रिपीट करते जाएगा। जब इसका भी हम लोग एरिया निकालते हैं, ये होता है हमारा π/2, और ये कितना होता है, पाई। ये कितना होता है, 3π/2, पाई/2। और ये होता है 2π। ठीक है, ये चीज होता है। तो अगर इसका एरिया में निकालूं तो ये जो एरिया आएगा फिर से 1 आएगा, दिस एरिया विल बी 1। और ये एरिया कितना आएगा, -1। और ये एरिया कितना आएगा, -1। और ये पूरा एरिया कितना आएगा, 2। ये वाला पूरा एरिया 2 आएगा। समझ में आया? तो अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज करेंगे। अब अगर तुमसे क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड इंटीग्रेशन, सिंपल सा देता हूँ पहले, -π/2 टू 3π/2 साइन थीटा डी थीटा, बताओ कितना आ रहा है। चलो करते हैं, देखो इसमें साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऐसा दिखता है मुझे। तो इस जगह पे कितना होता है, π/2, इस जगह पे पाई, इस जगह पे 3π/2, और इस जगह पे 2π। और इधर चले जाओ तुम, यहाँ पे आएगा -π/2। अब तुम एरिया को देख लो, -π/2 से लेकर 3π/2 तक जाना है, तो ये एरिया -1, ये एरिया 2, और ये एरिया -1। अब सभी को ऐड कर लो, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 -1 एंड -1, विच इज 0। सिंपल। इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा फ्रॉम -π to π, बताओ कितना आ रहा है। ये पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है वेक्टर। अभी ये सब हम लोगों ने क्या देखा, इंटीग्रेशन देखा। इंटीग्रेशन में ये सारी चीजें देखे, जिसमें कि अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी देखा, और एरिया अंडर द कर्व वगैरह सब कुछ देख लिया। तो अब हम लोग को वेक्टर स्टार्ट करना है। वेक्टर मतलब कि